नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं एक समृद्ध पैनल लेकर आया हूं। आप लोगों को दाएं बाएं जो भी दिख रहे हो, हमारी एक तरफ है, एक तरफ की खिड़की में अनुपम कुमार सिंह युवा क्षत्रिय हैं। जी हाँ, जानबूझकर यह जाति सूचक शब्द मैंने बोला है क्योंकि युवा तुर्क क्यों कहूं मैं। युवा तुर्क का हमें सारे मुहावरे बदलने पड़ेंगे, हमें अपनी भाषा को, अपने शब्दों को बचाना पड़ेगा। तो इसको जातिवाद से न जोड़ें। हमारे युवा साथी हैं, प्रखर पत्रकार हैं, आप लोग इनको ऑफ इंडिया के जमाने से जानते हैं। अब ये अपना एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, द डेली डिस्कोर्स। अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दाहिनी ओर हमारे अग्रज, हमारे बड़े धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं। 27 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सभी ने इनको हर एक चैनल पर देखा होगा, लेकिन अब ये अपना खुद का एक चैनल चलाते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। आप सभी से आग्रह है कि इनको जरूर देखें, जरूर सुनें। विषय मित्रों वही है, यूजीसी। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। हमारे भाजपा के जो नेता लोग हैं वो कभी इसके लिए मोदी जीवा को श्रेय दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर दे रहा है फिर डिलीट कर दे रहा है। मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं। निष्कांत दुबे हैं कि वो प्याज भी खाएंगे, जूते भी खाएंगे, वो दोनों चीजों का स्वाद लेंगे। और इन सब के अलावा देश के अनारक्षित वर्ग में भारी गुस्सा है। मोदी जी की जाति अचानक पता चल गई है। हालांकि मोदी जी वह खुद छाती ठोककर बोलते रहे हैं 56 इंच की छाती लेकर कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। लेकिन अचानक उनके बारे में भद्दी अपमानजनक टिप्पणियों का रेला सा आ गया है। इन सब के बीच एक मुख्य सवाल जो खो गया है वह यह कि बंटोगे तो कटोगे का एजेंडा कहां गया, सनातन एकता का एजेंडा कहां गया। शुरुआत करेंगे धीरेन्द्र पुंडीर सर से। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया सर। हम लोगों ने आपसी बातचीत में यह स्वीकारा था, जहां तक मुझे याद है, कि अरे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आना ही आना है और सरकार को इस फैसले को वापस लेना होगा। पहली प्रतिक्रिया क्या हुई आपकी, और आगे इसको कैसे समझा जाए, थोड़ा समझाइए हमें। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार, और मेरे साथ अनुपम जी का भी बहुत बहुत बढ़िया युवा हमारे साथी साथ में है। और आपने क्षत्रिय कहा तो मैं ये बता दूं कि क्षत्रिय सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए नए नए मुहावरे बनाए जा रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि कोई जाति को बोलेगा नहीं, वो उसके वर्ण के आधार पर बोलेगा। और हमारा वर्ण इस समय युद्ध है, तो हम लोग सब क्षत्रिय हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ब्राह्मण होंगे, और जब हम काम करेंगे तो हम शूद्र भी होंगे। तो ये मुझे इसीलिए व्यालोक की इस बात को मैं बहुत तहे दिल से स्वीकार करता हूं। अब आगे की तरफ चलते हैं। दरअसल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, ये सवाल मुझे वैसे ही उठ रहा था। ये सवाल तो छोड़ दीजिए, ये कानून जिस तरह से बनाया गया था, ये कानून जानबूझ के आंखें बंद करके अंधों की तरह बनाया गया था। व्यालोक, इस कानून को एक अंधा भी इस तरह नहीं बनाता जिस तरह से ये बनाया गया। सीधे तौर पे घृणा से भरा हुआ था, पूरे तौर पर घृणा से भरा हुआ था। इसमें ये जानबूझ के मैंने एक वीडियो भी बनाया है, बहुत सारे दर्शकों को मैं बता दूं। 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, जिसको लाया इसलिए गया था क्योंकि कुछ ट्राइब्स अंग्रेजों की हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही थी। आप समझिए दर्शकों, हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही थी, मान नहीं रही थी, वो स्वीकार नहीं कर रही थी 1857 के बाद भी कि हम हारे हैं, हम युद्ध लड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिया एक्ट में। अब उसके बाद वो सालों तक नहीं रही, फिर वो हथियार बन गया, उसमें बहुत सारी जातियां शामिल कर ली गई। मतलब सिर्फ वही नहीं रही फिर उनको। और उसका अर्थ ये था कि ये अपराधी हैं, उनके पेट से बच्चा निकला वो भी अपराधी है। इस पूरे एक्ट में वही शामिल किया गया था, जो वोक का एजेंडा। आप सोचिए, इंदिरा जयसिंह जिसके ऊपर पीएफआई ने जिसको केस लड़ने का पैसा, आप इतने सारे केसेस के बावजूद ये सरकार घुटनों के बल गिरकर, और मैं पहले दिन से कह रहा था, व्यालोक आपको याद होगा और मुझे लगता है अनुपम भी देखे होंगे, मैंने पहले दिन से कहा कि ये किसी की गलती नहीं है। आप दिग्विजय सिंह के कंधे पे बंदूक मत रखो। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था
कि मोदी जी की मर्जी के बिना धर्मेंद्र प्रधान जैसा नेता जिसका अपना जो खुद का राजनीतिक आधार 2 वोट का नहीं हो सकता, मैं जमानत जब्त करा सकते हैं उसकी, वो जहां से चाहे लड़ ले, बड़े आराम से कोई भी आदमी वहां का स्थानीय नेता उसकी जमानत जब्त करा देगा अगर उसको मोदी जी के नाम का सहारा ना हो तो वो पेपर वेट नहीं उठा सकता। वो इतना बड़ा फैसला इक्विटी को अमेरिका का कंप्लीट वोकिज्म लाके रख दिया, कंप्लीट। तो मुझे ये पहले से था व्यालोक कि कोर्ट इसको सुनेगी, कोर्ट के ऊपर हमले होंगे, वो शुरू हो गए, उनकी जातियां ढूंढने लगी। और मैं फिर बता दूं, देखिए एक बड़ी चीज, प्रैक्टिकल चीज क्या होती है, ये लोग किताबों में नहीं लिखा जाता। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं व्यालोक, छोटे में भी आपको मैं ये बता देता हूं व्यालोक, आप ही के यहां दोनों से, मिथिला में ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं जब बारात जाती है ससुर को और भगवान राम को लक्ष्य करके गालियां दी जाती हैं। अगर उन गालियों को एक पेपर में लिख लिया जाए, सिर्फ पेपर में, और उसको मैं कमेटी के मेंबर को थमा देता हूं, तो क्या आप दोनों में से कोई ये कह पाएगा कि वो इंटेंट साबित नहीं करती कि गाली दी गई है? इतनी घटिया गाली, वो शादी है लेकिन वो हम जानते हैं कि वहां माहौल क्या है, हमारी दोस्ती क्या कह रही है। वो दूल्हे के पिता को गाली दे रही है कि बूढ़ा है, इसकी दाढ़ी में आग लग जाए, और क्या क्या नहीं कहते। आपको याद होगा राम भद्राचार्य को महान गायिका शारदा सिन्हा जी ने जब गालियां सुनाई, क्योंकि वो मिथिला की थी। आप ये समझिए कि आप क्या करने जा रहे हो इस देश के साथ। जो 2 दोस्त हैं, अबे पंडितवा क्या कर रहे हो, क्या बे ठाकुरवा तेरी बुद्धि घुटने में है? भाई मुझे मेरे एडिटर ने एक दिन कहा, मैं नाम क्या लूं, हंसते हुए, बहुत ही सज्जन, बहुत बढ़िया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और मोदी जी ने उनको उतार दिया था कहीं से हेलीकॉप्टर से सवाल पूछने में, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा चलिए। तो अब जो है, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि धीरेन्द्र कल तो घुटने में बड़ा दर्द हुआ होगा। तो मैंने सोचा ऐसा, तो मैंने कहा नहीं सर, कहने, मैंने कहा क्यों सर? अरे कहने लगे कल बहुत बुद्धि की बातें कर रहे थे ना, तो घर जाके दर्द हुआ होगा घुटने पे। तो ये मजाक है, हम लोग समझते हैं। और जिस उम्र में कॉलेज में जा रहे हैं, आप किस तरह के अपराध उसमें शामिल कर रहे हो कि नाम नहीं बताएंगे। मतलब जिसने शिकायत की वो नाम, अरे माफिया वॉर हो रही है क्या? माफिया लड़ रहे हैं, हत्यारे हैं ये, क्रिमिनल विटनेस दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ये सीधे तौर पर एक पूरी तरह से हिंदुओं ने जो हासिल किया है पिछले 12 साल में, उसको 1200 साल पीछे ले जाकर खड़ा करना चाहते थे। आप सोचिए, संजना कौल ने जब तैमूर की किताब का ट्रांसलेशन किया, तुझकी तैमूरी की, तो उसमें वो कई बार जिद करती है जो मूल टेक्स्ट में नहीं दिखता है मुझे, जिसमें वो ये कहती है कि ये जो है ये पिछड़े, ये दलित थे, मुसलमान हो गए क्योंकि इनके साथ वो हो रहा था। अरे हमने कहा भाई ये कौन से टेक्स्ट में है? तो आप ये समझिए, एक लंबे समय से चल रहे एजेंडे को सरकार ने ताकत दी थी, मुझे ये लगा था। लेकिन आज जब, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि क्यों इसका मतलब समझ में आया, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत वो हरियाणा के हैं। उनकी जाति छोड़ दीजिए, जो उन पर हमले हो रहे, जाति की वजह से नहीं मैं कह रहा, क्योंकि वो समझते हैं संदर्भ। हम लोगों के यहाँ ये बात मजाक में भी होती है, क्यों रे पंडित जी कहाँ जा रहा, ये वर्ड है। लेकिन जो अगर कोई और होता है जिसने ये देखा होता है, जैसे सोली सोराब जी या नानी पालकी वाला, वो समझा अच्छा ऐसा होता है, भागवत में अभी भी ऐसा हो रहा है, गाली देते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जिंदगी से रिश्ता कट चुका। ये जो बैठे हुए वोक है, ये एजेंडे पूरे कर रहे हैं इस देश को तोड़ने का, और ये सरकार उसमें बड़े आराम से आई। इन लोगों ने क्या सोचा मैं नहीं कहता, लेकिन ये फैसला अपर क्लास से हुआ था, ऊपर मतलब टॉप एक्लियंस से था। और ये लोग जो अब नाच रहे हैं, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि उनको ट्विटर और उसी पर नीचे जो गालियां लिखी हुई हैं, कम से कम उसको पढ़ लें, और एक गलती हुई है उसको एडमिट नहीं करें तो मौन सहमति सूचकम, मौन असहमति सूचकम, मौन रहे, मौन ही से मान ले। तो ये मेरा पहला व्यालोक जी। अनुपम सर ने मिथिला की गालियों की बात की, तो एक गाली तो यही दी जाती है कि राम जी आप तो इतने सांवले हैं और आपके पिता गोरे हैं, आखिर क्या मामला है। और उसके बाद और भी चीजें कही जाती हैं। तो मिथिला की गाली तो खैर प्रसिद्ध ही है। लेकिन जो जेम्स मिल ने शुरू किया था एजेंडा, जिसने लिखा था कि हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया, और वो जेम्स मिल भारत कभी नहीं आया था, वहीं से शुरुआत हुई है। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर जेम्स मिल ना होता तो मैकॉले नहीं होता है, ये पूरा एजेंडा नहीं होता, ये वोकिज्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो भी ब्रिटिशर्स आते थे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था जेम्स मिल की किताब का पढ़ना। हम हिंदू आखिर इतने मूर्ख या भोले क्यों हैं कि हमें एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती है कि हमारे समाज में जो फॉल्ट लाइन मौजूद नहीं थी उसको पहले तो गढ़ा गया। जो काम हम लोगों ने कभी नहीं किया, हमारे यहाँ वर्णाश्रम था, उसको कास्ट नाम की घटिया चीज से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद इस देश का दुर्भाग्य, प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू, मैं 3 बार कहूंगा, वो जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, और वो होता है, तो मैं 3 बार कहूंगा। उस व्यक्ति ने इस देश की जड़ों में मट्ठा तभी डाल दिया जब उसने ये तय किया कि हम नेशनलिस्ट तरीके से हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। आरसी मजूमदार टाइप के तमाम हिस्टोरियंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इतिहास को विकृत किया गया, और आज जो अनारक्षित वर्ग इस तरह सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री की जाति खोज रहा है, क्या वह भूल गया है कि बंगाल में हम किस मुहाने पर खड़े हैं? क्या वह भूल गया है कि कश्मीर में क्या हो चुका? क्या वह भूल गया है कि मुंब्रा में एक 22 साल की छोकरी, जी हाँ छोकरी, पार्षद का चुनाव जीतती है और वह कहती है कैसा हराया, पूरे मुंब्रा को ग्रीन कर देंगे। ये सब कुछ हम भूल गए, हमारी सामूहिक स्मृति इतनी क्षीण है। अनुपम, आपके कमेंट्स। अनुपम, आप म्यूट हैं, आपने म्यूट कर लिया जी, है जी, खुद को, तो प्लीज जहाँ अनम्यूट तक सनातनी एकता की बात है सर, भारत में जब तलवार लेकर किसी भी इस्लामी आक्रांता को भेजा गया है, तो उससे पहले माहौल तैयार करने के लिए किसी सॉफ्ट पर्सनैलिटी को यहाँ पर भेजा गया है, जिनको आज हम लोग सूफी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमेशा से जो भारत के समाज में जो फॉल्ट लाइन्स रहे हैं या फिर क्रिएट किए गए हैं, उनको और गहरा करने, उनको एक तरीके से और सतह पर लाने की कोशिश जो है वो होती रही है। जैसे आज भले ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आप देख लीजिए, उनके दरगाह पर कहा जाता है कि हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, वो मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। बॉलीवुड पूरा का पूरा उनके द्वार पे जाता है, उनके शागिर्द गाय काटते थे, ये किसी ने ये कहने पर केस हो जाता है। मंदिरों को वहां अजमेर में ध्वंस किया गया, ये कहने पे केस हो जाता है। उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को यहाँ भेजा गया था मोहम्मद गोरी के हमले के लिए, जमीन तैयार करने के लिए, ये कहने पे केस हो जाता है। तो ये बात ये है सर, आपने जेम्स मिल की बात की, तो जेम्स मिल तो वो था जिसने पहली बार भारत के इतिहास को मजहब के चश्मे से एक तरीके से देखना शुरू किया। उसने देखा ना पहले कि ये हिंदू इतिहास हमारा, फिर उसके बाद का हमारा ये मुसलमान इतिहास, उसने, और उसके बाद वाला जो हो जाता है वो ईसाई इतिहास हमारा हो जाता है। एक तरीके से उसने ही ये जो विभाजन किया भारत के इतिहास का, और उस कारण हम ये मान बैठे कि जो इस्लाम का जो काल था भारत में, उस समय हिंदू संघर्ष नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे माना जा सकता है? फिर तो औरंगजेब के समय जिस राजा छत्रसाल ने 50 साल और 60 साल राज किया, तो अगर हम कहते हैं कि उन्होंने 800 साल हम पे राज किया, तो उस दौरान ये हम क्यों भूल जाते हैं जो छत्रसाल का शासन था बुंदेलखंड में, वो पूरा का पूरा क्षेत्र 50 सालों तक उनके आधिपत्य में रहा, तो उसको भी आप क्या गुलामी में गिनते हैं? तो ये चीजें आज भी जो हिंदुओं की ये जाति वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर खोला गया है, वो इसीलिए खोला गया है कि वो फॉल्ट लाइंस का एक बार फिर फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और इसमें फिर वही लोग घुसेंगे जो किसान आंदोलन में भी घुसे थे, इसमें फिर वही लोग घुसेंगे जो सीएए के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसमें ही घुसे थे, और घुसे हुए हैं ना। इंदिरा जयसिंह कौन है? जब जेएमयू आज वो क्या कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं तो देख के एकदम हतप्रभ था। वो कह रही थी कि सड़क पर हिंसा करके फिर अदालत में बात ऐसे नहीं मनवाई जा सकती है, आप कानून पर, ये रेगुलेशंस पर ऐसे रोक नहीं लगाए जा सकते हैं। ये वही इंदिरा जयसिंह है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी एएमयू के पत्थरबाजों दंगाइयों का, जामिया के पत्थरबाजों दंगाइयों का केस लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने तब डांटा था और कहा था कि आप हमें ब्लैकमेल करके
और केस अपना नहीं सुनवा सकती हैं, पहले जाकर जो बसें जलाई जा रही हैं उनको रोकिए, जो पत्थरबाजी चल रही है उसको रोकिए, दिल्ली पुलिस पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोकिए। उसके बाद हम ठंडे दिमाग से ठंडी स्थिति में इस मामले को सुनेंगे। एग्जैक्ट यही शब्द हैं जो कोर्ट ने उस समय कहा था, और आज वही कोर्ट में जाके कह रही हैं कि जबरदस्ती मनवाई जा रही है बात। यानी तुमने जो दवा, एक तरीके से दवा या जहर जो भी कह ले, तुमने जो इन्वेंट किया था उसको हमने तुम पे ही अप्लाई कर दिया, तो अब भुगतो। तो ये वाली चीज है। दूसरा, बंगाल की जहां तक बात है सर, बंगाल में इस बार भी हिंदू समाज में भी विभाजन देखने को और भी ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये जो एसआईआर वाला पूरा का पूरा प्रकरण है, इसको जिस तरीके से टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने मतुआ समाज को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया है, उस पर भी भाजपा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका जहां पे वो मुख्यालय है वो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब ही पड़ता है, और वहां पर कई सारे एसआईआर में उन्होंने उधर से मतुआ समाज में इधर भाजपा की अलग नेता है, उधर से अलग नेताओं को डिप्लॉय किया गया है। तो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश वहां पर चल रही है। तो भारत में हर जगह पिछले कई सालों से, सैकड़ों सालों से हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए तरह तरह के उपक्रम चलते रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे चलते रहे हैं। और ये यूजीसी वाला रूल जिन लोगों ने भी ड्राफ्ट किया, संसदीय समिति हम देख रहे थे, संसदीय समिति के सदस्य ने कह दिया कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, इस कमेटी ने कुछ किया ही नहीं, तो ये कमेटी तो सिर्फ कागज पर थी। करण भूषण सिंह का बयान है, उन्होंने पूरा बयान जारी करके किया है, हम तो कहीं थे ही नहीं भाई। तो उसमें दिग्विजय सिंह, करण भूषण सिंह, या उसमें तो हरभजन सिंह भी है, उसमें और भी कई नेता है, जब ये लोग कहीं थे ही नहीं, फिर ये कमेटी बनी क्यों थी? और अगर इस कमेटी ने कुछ नहीं किया तो कोई ना कोई तो है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसने कुछ ना कुछ किया, और वो कौन लोग हैं और उसने क्यों ऐसा किया, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसमें तमाम नाम है इसमें, ये लेकिन कमेटी की लिस्ट मैंने शेयर कर दी है। इसमें समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जमावड़ा है। इसका अध्यक्ष वह हिंदू द्रोही पतित दिग्विजय सिंह है, जिसने बाकायदा हिंदू आतंकवाद की थियरी दी थी। और इसमें बांसुरी स्वराज भी हैं, संबित पात्रा जी भी हैं। पता नहीं ये लोग भुइयां उखाड़ रहे थे कि क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन पुंडीर सर, मैं जरा आपके पास आना चाहूंगा। आपने कैंपसेस की बात की, मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं जेएनयू में था 1997 से 2002, तो हमारा एक क्लासमेट था जो मोहम्मदन था, और उसको बाकायदा विधूड़ी जी ने जो संसद में कहा था उस जिहादी को, वो शब्द लेकर बुलाया जाता था, और ढाबे पर खुले दिल से इधर आ। मुझे पंडितवा नाम ही था। आपने इसके पूरे खतरे बताए। भाजपा कुल्हाड़ी को शरीर में लपेटकर लौटने में सिद्धहस्त है। इसके पीछे आखिर कौन सी ऐसी राजनीति थी, इसके पीछे आखिर कौन सी ऐसी बीमारी थी जो भाजपा को ये करना था? बिना प्रधानमंत्री की जानकारी के ऐसा कुछ कानून नहीं आएगा, ये हम सबको पता है, इस देश के बच्चे बच्चे को पता है। तो ये पता तो था। क्या ओबीसी समाज को ये संदेश दिया गया है कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं क्योंकि एससी एसटी समाज के साथ हमने ओबीसी को कर दिया है? या ये अनारक्षित वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अनारक्षित वर्ग को हमेशा भाजपा ने, आखिर इसके पीछे कौन सी राजनीतिक समझ है? मेरे ख्याल से तो एक बच्चा भी ऐसी राजनीतिक बेकार समझ का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसको कैसे समझे सर? आप भी म्यूट करके भूल गए हैं म्यूट करना। नहीं, मैं बंद करता हूं ताकि बातचीत में क्या होता है ना कि आप देखते रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है जो आज तक मुझे मैं उस पर बहुत वो रखता हूं, वजन देता हूं। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद हम लोगों को ऐसा होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया, जो लोग मुझे नहीं जानते, चूंकि दर्शकों का तो विशाल वर्ग होगा भाई, जो हमारे वीडियो देखते हो तो हजारों लाखों में होंगे, लेकिन जो लोग
जानते हैं, मुझे नेताओं से मिलने में हमेशा एक वो रहता था, फासला रखता हूँ मैं हमेशा। मैंने बहुत इंटरव्यू भी लिए मुख्यमंत्रियों के लिए, गृह मंत्री हैं तमाम भाई, प्रधानमंत्री का मैंने नहीं लिया है, लेकिन बाकी सबके मुख्यमंत्रियों के, रक्षा मंत्री। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि ये कहानियां देते हैं, और बीजेपी वालों से मिलके मुझे कभी नहीं लगता कि वो कोई भी उनके अंदर इस तरह की समझ कि ये देश क्या है। वो एक बंधी बंधाई रूटीन की जो पढ़ाई गई कहानी है, वो उसको आप जैसी करेंगे उसकी जुगाली की तरह करने लगते हैं। उनके अंदर से थॉट नहीं आता, क्योंकि मैंने ये पूरे देश को, चूंकि ये फायदा जर्नलिज्म का है कि इस देश के हर एक राज्य के चुनाव में मैंने कवर किया, उनके लगभग हर जिलों में मैंने घूमने की कोशिश की, और मैंने कभी शहर से रिपोर्टिंग नहीं की, मैं गांव से शुरू करता था। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि क्यों मुझे ये लगा था, या तो वो किताब पढ़ा हुआ है वो, और उसकी दिक्कत ये है कि वो ये हर बात में चाहता है कि उसे लेफ्ट का कोई आदमी कह दे क्या इनमें नॉलेज है। मैं एक दिन, मतलब आप आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 14 साल की, जब हम लोग और आप मिले थे व्यालोक, तब की बात कर रहा हूँ। मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी दोस्ती बहुत नेताओं से नहीं है, लेकिन वो उनसे थी, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि यार मुझे आज बोलना है, संघ पे कुछ चल रहा था उस समय जब कश्मीर वाला मसला था। तो मैंने हंसते हुए कहा कि यार तुम लोग डिफेंसिव क्यों होते हो भाई, मुझे सिर्फ ये बताओ, संघ का आदमी ये डिफेंसिव क्यों हो सकता है इस मांग पे कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? क्यों हो सकता है भाई? 47 में फैसला हुआ कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। अगर कुछ नेताओं के जहन में गंदगी थी, जिनको बाबर में बाप दिखता था, तो वो उनकी समस्या होगी, तुम्हारी थोड़ी है यार। फिर उसने कहा भाई तुम कह रहे हो अखंडन भारत करेंगे, इसमें कौन सी बात हो गई भाई? ये कौन सी गलत बात हो गई? तुम कह रहे हो कि हम उस लोगों के साथ जो हुआ मंदिर वापस लेंगे, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? उन लोगों के अंदर आज तक वो जो ग्रंथि है, दरअसल उनकी भी एजुकेशन का बेस वो वही अंग्रेजी और लेफ्टिस्ट मीडिया है। उन्होंने देश को घूम के नहीं समझा, उन्होंने देश के अंदर हजारों मंदिरों को, उनको लगता है सांस्कृतिक समतलीकरण ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। समतल नहीं है ये देश। आप ये सोच के देखिए, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, और मुझे लगता है कि मैं उसको पढ़ ही रहा था अभी, मुझे अगर मैं दिखा पाता आप तमाम दर्शकों को भी, ये 1920 में वासुदेव चरण अग्रवाल, काशी BHU के, आप मुझे लगता है कि वो सुना होगा उस किताब के बारे में। वो बताती है कि इस राष्ट्र की खूबसूरती क्या है, अलग अलग चीजों में साबित करती है कि हम जो लोग हैं, हम जो धरती को मां मानते हैं, वो आपको पहले ही अलग कर रही है। लेकिन दिक्कत उनकी ये है, वो बातें बड़ी करेंगे और डर के मारे वो चाहेंगे कि जो ताली बजा दे, वो जो सामने बैठा हुआ ना, जो वर्ग है जो उससे टकरा रहा है, जैसे विवेक श्रीवास्तव जैसे मूर्ख आदमी से अगर इस देश के, अब अपने आप को पूरी विद्वता के ज्ञान के भंडार बीजेपी के जो माने जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि पता नहीं यार आजकल कहीं भी टकरा जाए, तो वो जो है वो उससे ताली बजवाना चाहता है, वो उसको हराना चाहता है। अरे तुमको, हम कोई डिबेट में ताली बजाने के लिए थोड़े आए भाई, आपको अपना पॉइंट रखना है। तो इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत यह है, और ज्यादातर लोगों के अंदर इंग्लिश मीडिया के घुटने साफ करना चाहते हैं वो जीभ से। मैं बड़े बड़े नेताओं के नाम ले सकता हूं जिनका पहला फोन अंग्रेजी मीडिया के लोगों को जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई और अपनी भाषा को लेके मुझे किसी भी तरह के कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, सारों की भाषाएं होती है, तो हमको अपनी भाषा पे पूरा वो है। लेकिन आप ये सोचो कि वो लोग ये चाहते हैं कि अंग्रेजी के अखबार में कहीं कॉलम आ जाए यार। तो जब इतने घटिया स्टफ के साथ ये सरकार चल रही हो, दरअसल मैं फिर कह रहा हूं, एक बहुत महीन बात कह रहा हूं व्या लोग, जो मैं अक्सर बोलता हूं, और एक बार नहीं बोलता, मैं बहुत बार बोलता हूं, कि ये सरकार वोट ले नहीं रही है। बीजेपी आम जनता के वोट ले नहीं रही है, आम जनता उनको वोट दे रही है। दोनों में डिफरेंस, और ये बात वो समझते नहीं है। क्योंकि मैं आज भी लोगों को हंसता हूं कि अगर ये शिवसेना थप्पड़ नहीं मार रही होती उत्तर भारतीयों को 94-95 में या 96 में, या ये दो मूर्ख जो बाला साहब के जो वो विरासत का दावा करते हैं, ये नहीं किए होते, तो उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, और आपको भी याद होगा 92 में आप होंगे, अनुपम सिंह तो नहीं होंगे, लेकिन आपको याद होगा 92 के बाद गांव गांव में
अनुपम आपको बता दूं और दर्शकों को, शिवसेना की पार्टियां बन गई थी जब उन्होंने कहा कि हाँ मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों ने अगर मस्जिद तोड़ रहा तो ये हो गया था। तो आप सोचिए ये बीजेपी को वोट क्यों मिल रहा है साहब? वो बेवकूफों की तरह एक नेता कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं फला कर दूंगा, उसको कुछ नहीं पता। जो अभी आके नाच रहे हैं ये दोनों, ये ट्विटर के ज्ञानी हैं। ये जो आके नाच रहा है, जिस आदमी के मुंह में पिछले 13 तारीख से दही जम गई थी, जिस गिरिराज सिंह को बोलने के लिए रोकते थे सरकार के लोग कि भाई प्लीज, वो जिस तरह देखते ही बाइक भागेगा, उसको रोक रहे हैं। वो आके कह रहा है अरे यार क्या क्या करना चाहते हो, बेवकूफ समझते हो, पागलों, लोगों को पागल समझ रहे हो। दरअसल उनको मालूम है ना वो जीतते हैं ना वो हारते हैं, वो मोदी योगी के कंधों में आगे इस चुनाव की वैतरणी पार करते हैं। तो इसीलिए इनका डर स्वामी व्यालोक यही था। और वो शख्स है, मैं एक और बात कहूंगा, हो सकता है दर्शकों को शायद थोड़ी तीखी लगे, लेकिन मैं इसी तरह का आदमी क्या कर सकता हूं कि जब कभी इतिहास में किसी एक आदमी की भूमिका खत्म होती है और वो उस भूमिका को दोहराता रहता है तो वो विदूषक में तब्दील होता है। ये याद अपना ही घटिया कैरिकेचर बनकर रह जाता है। लेकिन अनुपम, अब आपके पास आऊंगा मैं और आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। सर ने एक बड़ी कायदे की बात कही, भाजपा की आत्महीनता की। आप अभी उसके गवाह बनकर आए हैं। आप रायपुर साहित्य महोत्सव में गए थे, उसमें एक ऐसे दुर्मुख बुद्धि पिशाच को आमंत्रित किया गया था जिसने शूकर को जनेऊ पहनाया था, जिसने फातिमा नामक एक कल्पित चरित्र रचा और उसको सीना ठोक के कहता है, और जो लगातार ब्राह्मण द्वेषी, हिंदू द्वेषी बातें करता रहता है, जो पेरियार की फोटो, और मैं उसको पेरियार भी नहीं कहता हूं, मैं रामास्वामी, जिसके बारे में मैं जीवन में केवल जवाहरलाल की एक बात से सहमत हूं पूरे जीवन में, कि उसने रामास्वामी को कहा था कि जिस तरह से ये आदमी बात करता है वो लुनेटिक है, उसको मेंटल असाइलम भेजना चाहिए, पागलखाने भेज दो। अभी आप ताजा ताजा आए हैं वहां से, क्या मजबूरी है, क्या सनद पाने की ये इच्छा है, क्यों करते हैं ऐसा? क्या इनके पास लोगों की कमी है? मैं तो ऐसा नहीं देखता हूं। और क्या संघ में और भाजपा में बुद्धिहीनता इतने व्यापक स्तर पर है? मैं संघ से तो जुड़ा रहा हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का वैसे हमेशा रहा हूं, तो मैं संघ से बहुत अधिक नहीं, मैंने वो सब नहीं किया है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, लेकिन मैं संघ से ठीक ठाक जुड़ा रहा हूं, भाजपा से सबसे कम और विद्यार्थी परिषद से सबसे अधिक। ये आत्महीनता क्यों नहीं खत्म हो रही है? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी जी, वहाँ जब मैं रायपुर साहित्य उत्सव में था सर, तो वहाँ राम माधव भी आए हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संघ जो है वो पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। उन्होंने मंच से ये बात कही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि संघ किसी न किसी रूप में जो भी यहाँ मौजूद है नहीं है उनको जोड़ना चाहता है। कई बार वो आपको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा, और कई बार ऐसे जोड़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप संघ से जुड़ गए हैं और आप संघी हो जाएंगे। लेकिन लोगों को और आपको पता नहीं रहेगा कि आप संघी हैं, लेकिन संघ को पता है वहां जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि हमने इस व्यक्ति को जोड़ लिया है, ये अब संघी हो गया है। तो मुझे लगता है सर सबसे पहले तो दिल्ली मतलब भाजपा के पास भी विद्वान है। जनवरी फरवरी का नाम फरवरी क्यों पड़ा, मार्च का नाम मार्च क्यों पड़ा, रविवार को रविवार क्यों कहते हैं, सोमवार को मंगलवार क्यों नहीं कहते हैं, ऐसा बताने वाले बहुत से विद्वान हैं। विद्वानों की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि अब देखिए यहाँ है क्या कि संघ इससे पहले इतने दिनों तक सत्ता में संघ परिवार कभी नहीं रहा। तो मुझे लगता है संघ भले ही 100 वर्षों का हो गया है, लेकिन उनके पास अभी इस चीज का अनुभव नहीं है। वो अभी इस चीज को सीख ही रहे हैं कि भले ही कि सत्ता हमारे पास ज्यादा दिन तक रह जाए, फिर कैसा व्यवहार करना होता है, फिर क्या करना होता है, कैसे चलना होता है, क्योंकि उनको विपक्ष में रहकर बैन होने की आदत है, सड़क पर संघर्ष करने की आदत है, अछूत वो कहलाते थे पहले मुख्य धारा की राजनीति में, मुख्य धारा के सामाजिक परिवेश में, तो उसके लिए संघर्ष करते थे कैसे हम मुख्य धारा में आए। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम मुख्य धारा में इस तरीके से आएंगे कि हम ही मुख्य धारा बन जाएंगे
और ये भी नहीं सोचा था कि हम केवल होंगे और उस समय क्या करना होगा। तो अभी ये इवॉल्व हो रहे हैं, मुझे लगता है अभी 100 साल और लगेंगे सत्ता में, 100 साल और रहेंगे तब इनको थोड़ा सा पता चलेगा कि सत्ता में रहने के बाद क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। अब दिलीप मंडल को मैंने तो ये भी सुना है 2.5 लाख रुपए का महीना मिलता है। अब वो पदाधिकारी हैं, वो एक तरीके से लैटरल एंट्री हैं, सीधे सलाहकारों की समिति में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, और वो अमेरिका में उनको पैसे पैसे मिलते हैं, इस कारण अमेरिका में भी होते हैं। तो वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वो स्विमिंग पूल में ही नंगे भले ही खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो बनाते हैं, वो वीडियो वहां पे बनाते हैं और नग्नावस्था में ही वीडियो बना के वो अपना नैरेटिव वाला काम, उनका दावा है कि वो कर देते हैं। वो अलग बात है कि अब उनकी रीच भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो पहले जैसी नहीं रही, अब वो दोनों तरफ से गाली सुनते हैं। मुझे तो ये भी पता चला कि प्रधानमंत्री के भाषणों में भी उनका कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो रहता है। जी हाँ। एक बात, केवल एक बात, और उसके बाद इस चर्चा का समापन करेंगे हम। जी। पांचजन्य संघ का मुखपत्र है, इस बारे में कहीं से कोई गलतफहमी आप लोगों को? उसका संपादक है हितेश शंकर, बगल में खड़ा होके दांत निपोर रहा है, और मुझे यह भी पता चला कि उसी ने कहा कि फोटो खींचो। वो फोटो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं लेकिन दिखाऊंगा नहीं। ये आप जो कह रहे हैं कि पता नहीं चला भाई, पांचजन्य के संपादक कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, कम से कम इसका तो शर्म कर लो, इतनी तो शर्म कर लो तुम। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर हम इसको चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। जी जी नहीं सर, मुझे लगता है सर कि संघ जो है एक तरीके से वो समावेशी बनने के लिए कुछ कुछ ज्यादा ही वो इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुका है जहां सीढ़ी की डंडियां ही खत्म हो गई हैं, वो उससे भी ऊपर चढ़ रहा है एक तरीके से। तो वो सबको अपने संघ साथ समावेशी बनने के लिए ये तमाम हरकतें कर रहा है। पुंडीर जी सर, जी हाँ आप हमारे जी, युवा मित्र की बात से सहमत हैं या मेरी बात से सहमत हैं कि संघ में वैचारिक दरिद्रता भयंकर तौर पर व्याप्त है, संघ में आत्महीनता भयंकर तौर पर व्याप्त है, और वही बीमारी इस सरकार को भी लगी है? देखिए, दोनों बातों को जोड़ लीजिए तो सही अर्थ निकल आएगा। वो दरअसल जो संघ जो ये कहता है, जबकि डीएनए वहां नहीं है तमाम जगह, वो शिवलिंग वहां नहीं है और तमाम जगह, तब वो ये सोचता है कि वो जो ये संस्कृति जिससे वो टकराने की, जिसके सामने खड़े होने की बात करते हुए 100 साल पहले बना था, वो आज तक उसी को नहीं समझ पाया। या वो ये सोच रहा है कि वो इस बड़े अल हयाल, या जो उनके एक बाकायदा उनका अल तक़या, अल हयाल और एक और तीन बड़े स्वीकृत सिद्धांत हैं, कोई एक नहीं है। वो उन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहता है। या तो इतना खूबसूरत तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बढ़िया संघ के पास ही आइडिया आ गया होगा। तो वो जो है समावेशी करना चाहता है, और समावेशीकरण अपना जो है बेहतर, लेकिन साथ ही साथ उसके वैचारिक तौर पर जो लोग हैं, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं उनके इंजीनियर्स भी हैं, उनके तमाम चीजें हैं, लेकिन आप ये सोचो कि उनको सबसे बड़ा द्रोह किससे है? सीताराम गोयल जी से। जी, जिनकी कमाल की बात। जिनकी किताब जो है इस देश को रास्ता दिखाती है कि इनको भूलना नहीं, इनको छोड़ना नहीं, ना हम भूलेंगे ना हम छोड़ेंगे। उसके उनके साथ तो लेख पर इसको रोक आप लगा दिया था पांचजन्य ने, उनके जी, लेख की कंटिन्यू सीरीज एक छप रही थी, उसको रोक दिया गया था। जी, मैं यही तो दर्शकों श्रोताओं, चर्चा चूंकि एक समय के अंदर हमें खत्म करनी होती है, वरना ये बात बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आत्महीनता की एक तस्वीर दिखाए बिना मैं मानूंगा नहीं। ये देखिए, ये जिस रायपुर साहित्य महोत्सव की मैं बात कर रहा था, इसमें बीच में वह नराधम, नरपिशाच, बुद्धि पिशाच खड़ा है, जिसके दाहिनी ओर हितेश शंकर नाम का निर्लज्ज संपादक खड़ा है, और बाईं ओर सर मुझे लगता है मुझे आप पता बहुत नहीं। हार्श हो रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल हार्श नहीं हो रहा हूं ना, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। मैंने आज, उमेश चतुर्वेदी जी मेरे बहुत बड़े सीनियर हैं, मैंने कहा उनसे कि आपको नहीं जाना था। मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको भी नहीं जाना था। अगर आपको यह पता था कि यह व्यक्ति वहां है तो आपको नहीं शेयर करना चाहिए था। इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहें,
अगर ये व्यक्ति जिसने शूकर को जनेऊ पहनाया है, इसके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, मेरा अपना भाई, आप मेरे भाई हैं, प्रिय हैं, आपने साझा नहीं किया है मुझे पता है, लेकिन अगर आप साझा कर रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। पुंडीर सर भी होंगे अगर, तो वो भी दोषी हैं, मैं भी होऊंगा तो मैं भी दोषी होऊंगा। दर्शकों श्रोताओं, इसी बात के साथ अब अनुपम जी थोड़ा सा, छोटे भाई हैं तो इसके बाद मुझसे थोड़ी और अलग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमेशा याद रखिए कि आप सनातनी हैं और आप चारों ओर से गिद्धों से घिरे हुए हैं। फिलहाल इतना ही। हमें अपना स्नेह इसी तरह देते रहिए जैसा आप गालोक वाणी को स्नेह देते रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धीरेन्द्र सर का धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट नाम का चैनल है। अनुपम अभी अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, अभी इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन कुछ दिन में इनके वीडियोज आने लगेंगे। आप हम सभी लोगों को, क्योंकि हमें अपना एक इकोसिस्टम बनाना होगा जो कम से कम ऐसी मूर्खताएं न करे। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय जय